हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब तक हमने यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस तीन इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बात किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ एंड लास्ट इलास्टिक कांस्टेंट जो कि है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या इसका कोई यूनिट होता है या फिर ये यूनिटलेस है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल के लिए जिनके लिए पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देन लास्ट में एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि पॉइजन्स रेशियो और अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, याद रखना पॉइजन्स रेशियो को म्यू से भी डिनोट करते हैं और 1/m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको म्यू दिखेगा, कुछ बुक्स में आपको 1/m दिखेगा। देखो एज कंपेयर टू म्यू 1/m थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम लोग जब जब पॉइजन्स रेशियो का बात करेंगे हर बार म्यू को ही कंसिडर करने वाले हैं। ठीक, अब बात करें इसका डेफिनेशन का तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है। पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, क्या बोला मैं? पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर? उल्टा मत कर देना इसका। सो एज पर डेफिनेशन क्या मिला फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर? याद रखना फॉर्मूला में आउटसाइड में एक नेगेटिव साइन भी होगा। ठीक है, फॉर्मूला में क्या होगा? आउटसाइड में एक नेगेटिव साइन भी होगा। ठीक, देखो किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लिए लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटसाइड में माइनस है वो क्या करेगा? पूरे के पूरे आउटपुट को पॉजिटिव करने का काम करेगा। कैसे करेगा ये देख लेते हैं। ठीक, ये एक सर्कुलर बार है हर बार की तरह। ठीक है, अब इसमें क्या लगाया? टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। ठीक, इसका लेंथ था L और जो क्रॉस सेक्शन डाया था वो था D। क्लियर? इसमें क्या लगाया हम लोग? P टेंसाइल फोर्स लगाए। अब देखो जैसे इसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे क्या होगा? इलोंगेशन आएगा, इलोंगेशन के कारण लेंथ बढ़ जाएगा और डाया डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? तो इस कंडीशन में स्ट्रेन क्या हो जाएगा बताओ? लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में स्ट्रेन बता दो पहले। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही होगा। अब देखो चेंज इन लेंथ कैसा आ रहा है? पहले लेंथ कम था, इलोंगेशन हुआ, लेंथ बढ़ गया, मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन लेंथ पॉजिटिव है। ठीक, अब बात कर लेते हैं लेटरल में। तो लेटरल स्ट्रेन क्या है यहाँ पे? चेंज इन डाया, लेटरल डायरेक्शन में क्या है? डाया, तो चेंज इन डाया डिवाइड बाई ओरिजिनल डाया। देखो इलोंगेशन हुआ, लेंथ बढ़ा और डाया क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डाया क्या हो रहा है? डिक्रीज, मतलब चेंज इन डाया क्या है? नेगेटिव। क्लियर? चलो फॉर्मूला में आते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल है नेगेटिव और लॉन्गिट्यूडिनल क्या है? पॉजिटिव। तो इन दोनों का जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो ये बाहर का जो माइनस है वो क्या करेगा? पूरे के पूरे आउटपुट को प्लस कर देगा। ठीक है, चलो अब ये क्या था? टेंसाइल फोर्स था। एक बार कंप्रेसिव फोर्स भी लगा लेते हैं। ठीक, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? जो ये अपना बार है वो क्या होगा? उसका लेंथ में डिक्रीज हो जाएगा और डाया इंक्रीज हो जाएगा, होगा ना? कंप्रेसिव फोर्स के कारण लेंथ डिक्रीज, डाया इंक्रीज। तो देखो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होने वाला है? लेंथ क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन लेंथ हो गया नेगेटिव और डाया इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन डाया पॉजिटिव। वापस आ जाओ फॉर्मूला में। लेटरल स्ट्रेन क्या है? पॉजिटिव और लॉन्गिट्यूडिनल नेगेटिव। तो अल्टीमेटली इसका भी क्या आने वाला है? आउटपुट नेगेटिव में आने वाला है। फिर से जो बाहर में आउटपुट है वो क्या करेगा? इसको पॉजिटिव करने का काम करेगा। क्लियर? तो बस इतना ही था पॉइजन्स रेशियो में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट का। बताओ क्या हो जाएगा यूनिट? देखो ऊपर में क्या है? लेटरल स्ट्रेन, नीचे भी है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में स्ट्रेन है। स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है तो अल्टीमेटली इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। ये भी क्या होगा? यूनिटलेस। ठीक, यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके रेंज का। यूनिट हो गया, डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, बाहर में माइनस क्यों आएगा ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं रेंज ऑफ म्यू। ठीक है, चलो देख लो रेंज ऑफ म्यू। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल मटेरियल के लिए। रेंज ऑफ म्यू फॉर जनरल मटेरियल।
फॉर जनरल मटेरियल। ठीक, याद रखना जनरल मटेरियल के लिए जो म्यू का रेंज है वो नेगेटिव से 0.5 तक होता है। ठीक, नेगेटिव से 0.5 तक वेरी करता है। क्लियर? अब देखो नेगेटिव किस केस में आएगा, हमको फॉर्मूला पता है, हम लोग अभी देखे कि इन लोग का जो आउटपुट है वो नेगेटिव में आ रहा था और ये माइनस क्या कर रहा था, उसको पॉजिटिव करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो नेगेटिव उसी केस में आएगा जैसे हम लोग इसमें टेंसाइल फोर्स लगाए तो लेंथ के साथ साथ डाया भी क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे कि लेंथ इंक्रीज होता है तो डाया डिक्रीज होता है, बट ये नेगेटिव किस केस में आएगा, जब जैसे ही फोर्स लगे लेंथ भी इंक्रीज हो डाया भी इंक्रीज हो, या फिर लेंथ भी डिक्रीज हो और डाया भी डिक्रीज हो, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट इन नेचर ना हो, उस केस में क्या हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना जेनेटिक मटेरियल में होता है ऐसा। ठीक, जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए याद रख लो नैनो ट्यूब, ठीक, और ऑक्जेटिक मटेरियल, नाम याद रखना ना, नाम पूछ सकता है, ऑक्जेटिक मटेरियल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। तो इसका काम तो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब बात किसके लिए करेंगे अपन, इंजीनियरिंग मटेरियल। फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल याद रखना इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए म्यू का रेंज 0 से 0.5 तक होता है। ठीक, मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 0.5 हो सकता है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नेगेटिव, हम लोग देख चुके हैं। ठीक, चलो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसको भी याद कर लेते हैं। ये इसका काम हो गया। ठीक है, म्यू की वैल्यू मिनिमम यानी कि 0 किसके लिए होगा, म्यू मिनिमम यानी कि 0। ठीक, याद रखना कॉर्क के लिए, कॉर्क के लिए म्यू का वैल्यू मिनिमम होता है यानी कि 0 होता है। कॉर्क क्या होता है, देखिए हुए ग्लास का बॉटल रहता है ऐसा, ठीक है, जिसमें केमिकल या फिर कुछ लिक्विड भरा रहता है। ठीक, अब इसको पैक करने के लिए हार्डवुड का, ठीक, हार्डवुड का, लकड़ी का एक कैप लगा होता है। ठीक, इस कैप को ही क्या बोलते हैं, कॉर्क। ठीक है, अब ये कॉर्क क्या है, देखो ये बॉटल है, इस बॉटल में ये कॉर्क लगा हुआ है, तो इसका जो लेटरल डायमेंशन है उसको कौन कवर करके रखा है, जो ग्लास का बॉटल है वो क्या करके रखा है, पूरा कवर कर रखा है। तो अब देखो इसके लेटरल डायमेंशन में कोई स्ट्रेन आ सकता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भले ये एक्सपांड हो सकता है बट लेटरल डायमेंशन में बिल्कुल भी एक्सपांड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ग्लास का बॉटल है वो उसको पूरा कवर करके रखा है। ठीक है, तो इसका लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन हो गया 0। क्यों, क्योंकि इलॉन्गेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ लेटरल डायरेक्शन में। अब याद रखो फॉर्मूला में से अगर लेटरल स्ट्रेन 0 हो जाए और नीचे में कुछ भी रहे तो क्या होगा, अल्टीमेटली पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना म्यू फॉर कॉर्क 0। सेकेंड बात कर लेते हैं म्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा। ठीक है, मैक्सिमम मतलब 0.5। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए म्यू का वैल्यू मैक्सिमम होता है, किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। ठीक, कौन कौन से होते हैं इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, क्ले, रबर, ठीक है, और आइडियल फ्लूइड। तो ये सब एग्जांपल है। याद रखना किसी भी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्ले हो गया, रबर हो गया और आइडियल फ्लूइड, सफिशिएंट है एग्जांपल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टील के। स्टील इंपॉर्टेंट है, जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है उसके लिए स्टील का वैल्यू हमेशा आप लोग याद रखो। ठीक है, क्योंकि स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पूछता ही है। तो म्यू फॉर स्टील क्या हो जाएगा, 0.3। ठीक, और कंक्रीट के लिए म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा,
0.15। ठीक है, तो अब क्या क्या देख लिए इसमें हम लोग? डेफिनेशन देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, ठीक, रेंज देख लिए इसका फॉर नॉर्मल जनरल मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मटेरियल, यूनिट का बात हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और पॉइजनस रेशियो और इलास्टिक कांस्टेंट को यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद जब भी मेरा वीडियो आएगा उसमें क्या होगा कि जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल करते हैं पॉइजनस रेशियो का। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अ स्टील सर्कुलर रॉड हैविंग लेंथ 1.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन डाया 20 सेंटीमीटर is subjected to an axial compressive force of 5 pi kilonewton. Then find change in diameter. Take mu is equal to 0.3. ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि स्टील का रॉड है, ये स्टील का बार है जिसका लेंथ दे दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर क्या दे दिया है, इसका लेंथ दे दिया और डायमीटर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, कितना 5 पाई किलो न्यूटन का, 5 पाई किलो न्यूटन का। ठीक, और कुछ दिया क्या क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू दे दी है 0.3। ठीक है, पॉइजन रेशियो भी दे दिया है। क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने, चेंज इन डाया। क्लियर, तो चलो यहां पे लिख लेते हैं जो जो दिया है एक बार। गिवन डाटा, लेंथ 1.5 मीटर। ठीक है, डाया कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब लेंथ दिया है मीटर में, डाया दिया है सेंटीमीटर में, तो अपन क्या करेंगे, डाया को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो डाया को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.2 मीटर। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो लेंथ हो गया, डाया हो गया, फोर्स लिख लेते हैं 5 पाई किलो न्यूटन। ठीक है, म्यू भी लिख लेते हैं 0.3। चलो अब हमको क्या पता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, बाहर में एक नेगेटिव साइन होगा। देखो अब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होगा, लेंथ डिक्रीज हो जाएगा और जो डाया है वो इंक्रीज होगा। मतलब कि ये रहेगा पॉजिटिव में और ये रहेगा नेगेटिव में। क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको क्या करूं, डायरेक्ट माइनस को अंदर में इंटू करके इसको ही प्लस कर देता हूं, इसको ही प्लस कर देता हूं। ठीक है, माइनस का क्या किया, अंदर में इंटू कर दिया, तो ये पूरा ऑटोमेटिकली प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन डाया डिवाइड बाई ओरिजिनल डाया, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, सॉरी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? अब देखो क्या क्या है हमारे पास, हमको पता है म्यू का वैल्यू, हमको पता है डी का वैल्यू और एल का वैल्यू। क्या क्या अननोन है, चेंज इन डाया अननोन है और चेंज इन लेंथ अननोन है। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन है, दो अननोन है, फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक इक्वेशन के लिए हमको एक ही अननोन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमको, अगर चेंज इन डाया निकालना है तो सबसे पहले चेंज इन लेंथ निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा रॉड है वो किसका है, स्टील का है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता था स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, पढ़े? ठीक है, चलो स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है 200 गीगा पास्कल। ठीक है, गीगा पास्कल होता है, हमको यहाँ पे क्या में लेना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ही बता चुका हूं, गीगा को अगर हम लोग को किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10 के पावर 6 का इंटू करना है। ठीक, अब स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, तो चलो लिख दो फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? अब देखो इस फॉर्मूला में म्यू इज इक्वल टू डेल डी बाई डी डिवाइड बाई डेल एल बाई एल। डेल एल बाई एल का वैल्यू अगर हमको मिल जाएगा, ये भी पता है डी भी पता है, तो डेल डी क्या निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो चलो ठीक है, यहां से हम लोग को इस फॉर्मूला से डेल एल बाई एल निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, डेल एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन में एरिया डिवाइड बाई ई आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये हो गया 200 इंटू में 10 की पावर 6। क्लियर। चलो और सॉल्व कर लेते हैं। डेल एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू फोर्स कितना है 5 पाई, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू में डायमीटर का स्क्वायर। तो डायमीटर कितना है बताओ, 0.2 मीटर है, कर दो यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर, ठीक। फोर्स भी हो गया, एरिया भी हो गया, डिवाइड बाई क्या है ये 200 इंटू में 10 की पावर 6। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल, देखो यहाँ पे ये पाई के साथ डिवाइड में था, अगर ऊपर जाएगा तो 5 के साथ इंटू में हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 5 इंटू में 4, ठीक। 0.2 का स्क्वायर है तो 0.2 का स्क्वायर क्या होता है 0.04, ठीक है। अब ये नीचे में है, ऊपर आके इसके साथ इंटू में हो जाएगा, कितना हो गया 200 इंटू में 10 के पावर 6। क्लियर है। चलो ठीक है। अब यहां से ये 4 इसके साथ कटेगा 0.01। क्लियर। अब ये 0.01 का अगर हम लोग 200 के साथ इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब लिख लेते हैं जो बच रहा है। डेल एल बाई एल इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर में बचा आपका 5 और नीचे में क्या बच रहा है 2 इंटू में 10 के पावर 6, ठीक है। अब इस 2 से इसको काटो और 2.5 आएगा, तो 2.5 इंटू में 10 के पावर माइनस में 6। क्लियर है। तो हमको क्या मिल गया, डेल एल बाई एल का वैल्यू मिल गया 2.5 इंटू में 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दो। म्यू तो हमको पता ही है, डी भी पता है, क्या निकल जाएगा डेल डी निकल जाएगा। क्लियर। तो चलो यहां पे इसको इरेज कर देते हैं। पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, डेल एल बाई एल इज इक्वल टू 2.5 इंटू में 10 के पावर माइनस में 6, ठीक है। क्या था यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू डेल एल बाई एल, सॉरी म्यू इक्वल टू क्या होगा डेल डी बाई डी डिवाइड बाई डेल एल बाई एल, यही होगा। म्यू की वैल्यू पता है हमको, ये भी पता है, तो म्यू की वैल्यू लिख लो 0.3, ठीक है। डेल डी हमको फाइंड करना है तो उसको ऐसे रहने दो। डी की वैल्यू क्या दिया है, हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे लिख दो 0.2 डिवाइड बाई डेल एल बाई एल। डेल एल बाई एल का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 2.5 इंटू में 10 के पावर माइनस 6। क्लियर है यहां तक। अब देखो एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको इधर इंटू में कर दो, तो 0.3 इंटू में क्या बचा 2.5 इंटू में 10 के पावर माइनस 6 इज इक्वल टू डेल डी डिवाइड बाई 0.2। सो डेल डी इज इक्वल टू 0.2 इंटू में 0.3 इंटू में 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। क्लियर है। अब अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.15 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। क्लियर है यहां तक। तो डेल डी इज इक्वल टू आ गया 0.15 इंटू में 10 के पावर माइनस 6 मीटर में, ठीक है। पूरे डाटा हम लोग मीटर में कंसीडर किए थे, तो ये जो आंसर आया वो मीटर में आया। अब इसी को हमको अगर एमएम में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, डेल डी इज इक्वल टू 0.15, ठीक है, इंटू में क्या है 10 के पावर माइनस 6 है। अगर इसको एमएम में चेंज करना है, 1 मीटर इक्वल टू 1000 एमएम, तो 1000 के लिए हम लोग यहाँ पे 10 के पावर प्लस 3 लगा देते हैं और एमएम कर देते हैं, ठीक। 10 के पावर माइनस 6 इंटू में 10 के पावर प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पॉइजन रेशियो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को केवल वही लोग सॉल्व नहीं कर पाते जिनको यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील नहीं पता था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टील के लिए जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो सब याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन स्टील के लिए ही पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। थैंक यू।